हेलो दोस्तों, ये जो हमारा सेट है बिहार बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 9 है जो खान सर के बुक का है। तो हम लोग पूरा 8 प्रैक्टिस पेपर का पहले वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देखे भी हैं, काफ़ी प्यार भी मिला उस वीडियो पर। जाइए उस वीडियो को देखिए। फिलहाल आज हम नम्मा का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो भैया मोहनजोदड़ो से क्या क्या सब मिला है मैं आपको बताता हूँ। क्या क्या सब मिला था, अन्नानागार पूछे या स्नानागार पूछे या स्नानागार पूछे या कांसे की नर्तकी पूछे, ये सब कहाँ से मिला था। तो ये सब मिला था मोहनजोदड़ो से। अब इस बात को हम याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक बताए थे। एक लड़का था जिसका नाम था मोहना से याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। और वो क्या था, पंडित था तो वो रोज नहाता से आप याद रख लीजिएगा स्नानागार। क्या याद रखिएगा, स्नानागार। अच्छा, पंडित था तो खैबो करता था पूरा दबा करके, तो खाना खाता था वो ज़्यादा, तो इससे याद रख लीजिएगा अन्नानागार। क्या याद रखिएगा, अन्नानागार। लेकिन उसमें एक बैड हैबिट था, क्या था कि वो डांस देखने का शौकीन था। तो कांसे की नर्तकी पूछेगा कि ये सब कहाँ से मिला था, तो ये सब मिला था मोहनजोदड़ो से मिला था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो लुम्बिनी में क्या हुआ था, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल के लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन जानते हैं। भगवान बुद्ध को हम लोग कहते हैं एशिया का प्रकाश। क्या कहते हैं, एशिया का प्रकाश। क्वेश्चन पूछेगा एशिया का प्रकाश किसे कहते हैं, तो भगवान बुद्ध को कहते हैं। और गृह त्याग की घटना पूछेगा, भगवान बुद्ध का क्या कहलाता है, तो आपको बताना है महाभनिष्कर्मण। क्या बताना है, महाभनिष्कर्मण। और उसी प्रकार पूछे कि भगवान बुद्ध के मृत्यु की घटना क्या कहलाता है, तो महापरिनिर्वाण। क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण। और क्वेश्चन पूछेगा कि भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश पूछेगा क्या कहलाता है, तो आपको बताना है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बताना है, धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए ये रहा दूसरा नंबर का सोल्यूशन। चलिए उम्मीद करता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज का जो स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। कब किया गया था, 1875 ईस्वी में किसने किया था, तो आपको बताना है कि दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। पूछेगा कहाँ किया था, आपको बताना है मुंबई में। कहाँ किया था, मुंबई में किया था। आप इतना बात याद रखिएगा। एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो संबंधित अगर पीडीएफ चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, इतिहास की दुनिया 99। आप वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ और काफ़ी पीडीएफ वहाँ पे डाला हुआ है, आप लोग चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। चलिए अभी मैंने बताया कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, ये दयानंद सरस्वती ने किया था। राजा राम मोहन राय पूछेगा किसका कौन समाज का स्थापना किया था, तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का किया था। और आत्माराम पांडुरंग पूछेगा कि कौन सा समाज का किसका स्थापना किया था, तो आपको बताना है प्रार्थना समाज का। किसका, प्रार्थना समाज का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। तीसरा का आंसर ऑप्शन सी था, दयानंद सरस्वती। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न की और। क्वेश्चन आपके सामने में है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव को मनाना किसने आरंभ कर दिया। हिंदुओं को एक करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव ये कहाँ पर सर्वप्रथम मनाया था, ये महाराष्ट्र में मनाया था। कहाँ मनाया था, महाराष्ट्र में मनाना स्टार्ट कर दिया था। कौन किया था, ये किया था बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसका पत्रिका का नाम आप याद रख लीजिएगा। इसका पत्रिका काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा करके, मराठा जो है ये किस भाषा में है, तो मराठा जो था ये मराठी भाषा में नहीं था, ये बात याद रख लीजिएगा। जो केसरी था ये था मराठी भाषा में। चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था 1942 में हुआ था। कौन कौन किया था, तो बताना है कैप्टन मोहन सिंह। कौन किया था, कैप्टन मोहन सिंह। बाद में आज़ाद हिंद फौज का जो बागडोर सुभाष चंद्र बोस ने अपने हाथों में ले लिया था। तो फिलहाल इसका राइट आंसर पूछा कि इसका गठन कब हुआ था, तो 1942 इसका राइट होगा। चलिए छठा नंबर का प्रश्न है, रोलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। और रोलेट अधिनियम को हम लोग कहते हैं, या रोलेट एक्ट को हम लोग कहते हैं काला कानून। क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। ये कब हुआ था, ये हुआ था 19 मार्च 1919 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे दिख कितना रहा है, 21 दिख रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर यही होगा, 21 मार्च 1919
को रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। इसके बाद कौन सा घटना हुआ था? जलियांवाला बाग का घटना हुआ था। पूछेगा ये कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 7वां नंबर का है कि 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से शुरू किया था और यहाँ पर 70 मिनट का भाषण दिया था और इसी भाषण में एक नारा दिया था, डू एंड डाई, अर्थात करो या मरो। तो क्वेश्चन पूछेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। पूछेगा किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर का भी प्रश्न सॉल्व हो गया। 9वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, नेपोलियन संहिता का क्या विषय है? देखिए भैया, नेपोलियन संहिता बोले या नेपोलियन कोड बोले, बात बराबर ही होता है। तो नेपोलियन जो था यह फ्रांस में इससे बाहर ये 100 युद्ध को जीत चुका था। बाद में फ्रांस की जनता ने क्या किया था? इनको क्या किया था? इनको अपना राजा बनाया और वहाँ पर पहले राजा का शासन चलता था तो उसका अपना अधिकार चलता था। पूरी जनता को इन्होंने कानून में समानता, एक तिरंगा झंडा का निर्माण किया और सबको अधिकार दिया, कानून में समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेष अधिकारों का सफाया। तो ये सब काम पूछेगा किसने किया था? ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। पूछेगा कि इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसका मृत्यु हुआ था सेंट हेलेना द्वीप पर। इसे काला पानी का सजा दिया गया था। 1921 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था सेंट हेलेना द्वीप पर। चलिए हम लोग 9वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, कौन सा नाम था? हम सबको पता है। क्या पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1914 से 1919 तक चला था। 1919 तक चला था। इसमें 37 देश ने भाग लिया था। कितना? 37 देश ने भाग लिया था और पूरा देश 2 भाग में बढ़ गया था। एक का नाम दिया मित्र राष्ट्र और एक का नाम दिया धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था? इंग्लैंड शामिल था, अमेरिका शामिल था। तो जो बड़े बड़े शक्तिशाली लगभग देश मित्र राष्ट्र में शामिल था। इधर जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब किस में शामिल था? तो ये सब धुरी राष्ट्र में शामिल था। इटली हो गया, ये सब किसमें में था? धुरी राष्ट्र में शामिल था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धुरी शक्ति। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये जो जोड़ा गया था ये 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 चीज को जोड़ा गया था। तो 2 तो यहाँ ये दिया है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तीसरा अखंडता। कौन? अखंडता। ये तीनों चीज जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था और प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन 1 में है, यह न्यायविध नहीं है। ऑप्शन बी में है, स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है। ऑप्शन सी है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ऑप्शन डी है, प्रस्तावना अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन में किया गया है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रस्तावना में जो है संशोधन केवल 1 बार किया गया है। क्या किया गया है? केवल 1 बार किया है, जबकि ऑप्शन में हमको डी में दिख रहा है कि 2 बार ही संशोधन किया गया। ये तो गलत दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 12 नंबर का है, अच्छा 12 तो बता दिए हैं ना। 12 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रदान करता है? यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन कमीशन का गठन करता है, तो वो करता है अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329। तो इसके बीच में हमको ऑप्शन क्या दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है, अनुच्छेद 324। चलिए अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम इलेक्शन कमिश्नर कौन था, तो आपको बताना है सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सुकुमार सेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन होता है? मानी किसके अधीन होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए कौन कौन दिया हुआ है। सांसद है, उच्चतम न्यायालय है, राष्ट्रपति है, निर्वाचक गण है। तो हम सबको पता है कि भारत में सबसे जो ऊंचा पद होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। और सांसद क्या करता है? ये विधि का यानी कि कानून का निर्माण करता है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न की ओर। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भैया राज्य में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है और राज्यपाल जो होता है राज्य का मालिक होता है। तो वही ना मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं दूसरे अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर का है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक होता है तथा उसमें जो शामिल होता है वो कौन कौन होता है? संसद के निर्वाचित सदस्य, नहीं ये बात गलत है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, हाँ ये बात सही दिख रहा है। सी नंबर में ऑप्शन में है सदस्य सभा के सदस्य, ये गलत है। सांसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सांसद के दोनों सदन के लोग हिस्सा ले सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है, भारत में किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं आया? तो आप याद रखिएगा एक ट्रिक,
एन, तो एम से होता है मेघालय और एम से होता है मिजोरम, एन से होता है नागालैंड। तो ये तीनों जगह जो है पंचायती राज अस्तित्व में नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज सर्वप्रथम कब लगाया गया था, 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और किसके सिफारिश पर लगाया गया था, बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर। आप इतना बात याद रखिएगा, ये सब बात क्वेश्चन में पूछा जा गया है। चलिए हम लोग बताएं 17 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है कि जम्मू और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई उनका नाम है, तो उसका क्या नाम था? न्यायमूर्ति मदन भीम राव लोकुर, ये तो गलत है। न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 18 नंबर का है, किस राज्य का पृथक संविधान था? हम सबको पता है कि जहां से क्वेश्चन बनने वाला होता है मैं वहीं से आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। तो पृथक संविधान किसका था, मतलब अलग संविधान किसका था? हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में पहले लगा हुआ था धारा 370। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन 2019 में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया और इसको जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त हो गया। अब वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, हम सबको पता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट होगा, जम्मू कश्मीर। चलिए 19 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, सूर्य की किरणें पृथ्वी के सतह पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो सूर्य का किरण जो है पृथ्वी पर पहुंच जाता है कितना मिनट में? 8 मिनट में। 8 मिनट में। वही तो कहते हैं पृथ्वी को कहते हैं, किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जो होता है 71% हिस्सा में क्या है? पानी है। 71% पानी है और 29% हिस्सा में स्थल है। और पृथ्वी पर अधिकांश पानी होने के कारण हमें जो क्या दिखता है, पृथ्वी जो है हमें नीला सॉरी पृथ्वी कौन सा क्या है, हाँ पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगर वही क्वेश्चन पूछे मंगल ग्रह को हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं, तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह के नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से। पूछेगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस ग्रह पर सर्वाधिक आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन आपके सामने में काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? चलिए भैया, कुछ औद्योगिक क्षेत्र है और उसका देश है, आपको मिलाना है कि कौन इसमें गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं ओसाका। ओसाका कहाँ पड़ता है? जापान में। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ओसाका कहाँ पड़ता है? जापान में। फिर लंकाशायर, जी भैया लंकाशायर भी कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन में, ये भी सही है। सेलम ये भी भारत में है। तो बर्मिंघम, देखिए बर्मिंघम कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। यहाँ पे बर्मिंघम को दिया है फ्रांस, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गलत है। क्या है? बर्मिंघम कहाँ है? बर्मिंघम तो इंग्लैंड में है। तो यहाँ राइट आंसर क्या, ये बर्मिंघम का क्या दिया है? फ्रांस दिया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम बर्मिंघम से उठाते हैं। अगर पूछेगा कि विश्व का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। वही पूछे भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। अब जमशेदपुर में ही है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका स्थापना 1907 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ था? जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 22 नंबर का है, वह गुण जिस कारण से कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रस्वेदन। क्या कहलाता है? प्रस्वेदन। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए 23 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो भैया मुंबई हाई जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ये पेट्रोलियम से संबंधित है, आप ये बात याद रखिएगा। अच्छा, जूट या पटसन से कुछ क्वेश्चन हमको बताते हैं। जूट या पटसन का उत्पादन सर्वाधिक पूछेगा भारत में किस राज्य में होता है, तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और जूट या पटसन को हम लोग सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुनहरा रेशा, या इसी को हम लोग इंग्लिश में बोले तो हम लोग बोलते हैं गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। चलिए 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। जो स्वेज नहर है भैया भूमध्य सागर को जोड़ती है, वो किससे जोड़ती है? ऑप्शन एक है पर्सिया की खाड़ी से, ऑप्शन बी है मृत सागर से, ऑप्शन डी इसका राइट होगा लाल सागर से। किसको जोड़ती है? लाल सागर से। चलिए भैया लाल सागर से थोड़ा हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। लाल सागर में पूछेगा
लाल सागर का रंग लाल क्यों है, तो आपको बताना है क्योंकि लाल सागर में एक शैवाल पाया जाता है लाल कलर का। कौन सा शैवाल पाया जाता है? लाल कलर का शैवाल पाया जाता है, और यही क्या कर देता है? पानी को लाल कर देता है। अगर पूछे इस लाल कलर शैवाल का नाम क्या है, तो आपको बताना ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल। मैं फिर से बताता हूँ, आप लोग दोबारा सुन लीजिए, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, 25 नंबर का प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? मैं आपको इसका एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, चाहो तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। चलिए, नागार्जुन नाम से क्या आया? अर्जुन। अर्जुन का मित्र कौन था? भगवान कृष्ण। कौन था? भगवान कृष्ण। कृष्ण से कौन सा नदी होता है? कृष्णा नदी होता है। तो चलिए ऑप्शन में खोजिए, कृष्णा नदी कहाँ है? तो यह है ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अब आपको याद हो गया होगा। नागार्जुन सागर परियोजना पूछे किस नदी पर बनी है, तो कृष्णा नदी पर बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वही पूछेगा कि महानदी पर पूछेगा कि कौन सा बांध है, तो आपको बताना हीराकुंड बांध है। पूछेगा महानदी कहाँ पड़ता है, तो महानदी किस राज्य में पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। मैं आपको एक इसका भी छोटा सा मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। देखिए भैया, महानदी पर पूछेगा कौन सा बांध है, तो आपको बताना हीराकुंड। इसका ऐसे याद रखिएगा, हीरा। देखिए भैया, हीरा किसी को मिलेगा तो वो महान हो जाएगा। महान से क्या हो जाएगा? महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। अच्छा, जब आदमी महान हो जाता है, कहता है कि आजकल इसका पैर जमीन में नहीं आसमान में उड़ने लगता है। कहाँ उड़ने लगता है? तो उड़ने से याद रखिएगा उड़ीसा। पूछेगा किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। चाहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए, लेकिन 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 26 नंबर का प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? भैया, जो मयूराक्षी परियोजना थी वो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पूछेगा मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है, तो मयूराक्षी नदी पर बना है। कहाँ बना है? मयूराक्षी नदी पर बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने में है, 27 नंबर का, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। कहता वह वनस्पति जो विषुवत वनीय रेखों से संबंधित नहीं है वो कौन है, तो वो है ऑप्शन सी, अकेसिया। कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकेसिया हो जाएगा। अच्छा, अगर ये क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि वनस्पति वनों से संबंधित नहीं है, लेकिन और याद रखिएगा, महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, ये तीनों पूछेगा कौन सा वन है, तो आपको बताना रेखीय वन है। कौन सा वन है? तो रेखीय वन है। ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है 28 नंबर का, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। हमको पता है कि ऐसे फसल को हम लोग रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। किस कृषि से के नाम से जानते हैं? रोपण कृषि के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य ही होता है तुरंत बेच करके लाभ कमाना। चलिए, चाय भी एक रोपण कृषि है, तो आप ये सब याद रख सकते हैं। चलिए 29 नंबर का प्रश्न अब आपके सामने में है, झूम कृषि के बारे में बता दें। इसे काटो और जलाओ कृषि कहते हैं। किस कृषि के नाम जानते हैं? काटो या जलाओ कृषि के नाम से जानते हैं। इसको अन्य राज्य में कई अन्य नाम से जाना जाता है, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत जो है निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे बड़ा जो उत्पादक और उपभोक्ता है वो किसका है भैया? मक्के का है। किसका है? मक्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा, विश्व के मक्का का पेटी किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा प्रेड़ी। क्या बताइएगा? प्रेड़ी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? हम सबको पता है पहले सबसे अधिक जनसंख्या किसका था? चमगादड़ चीन के पास था, लेकिन अभी जो है हम लोग जनसंख्या के मामला में झंडा गाड़ दिए हैं। चमगादड़ चीन को पछाड़ते हुए नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं, और चमगादड़ चीन दूसरे पोजीशन पर आ गया है। वहीं तीसरा पोजीशन पर अभी भी वर्तमान में बैठा हुआ है कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, वही अगर पूछेगा, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कैवां राज्य है? भारत जो है 7वां राज्य है, जबकि कनाडा प्रथम राज्य है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है 31 नंबर का, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या होता है? तो
केंद्रीय CSO, इसको हम लोग CSO के नाम से जानते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का विचार करना, राष्ट्रीय आय के गणना करना। क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना करना इसका काम होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का ब्यौरा लेने वाला सुल्तान पूछे कौन सा था, तो आपको बताना है वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन वही पूछे कि सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किसने किया था, तो आपको बताना है दादा भाई नेरोजी। क्या बताना है? दादा भाई नेरोजी, जिसे हम भारत का वृद्ध पुरुष या भारत में अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं। दादा भाई नेरोजी ने का अगर बुक का नाम पूछे तो आपको बताना है द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। ये बताना है। पूछेगा कि दादा भाई नेरोजी ने कितना आय बताया था उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था, तो 20 रुपया बताया था। कितना बताया था? भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 20 रुपया है। चलिए 32 नंबर का प्रश्न अब आपके सामने में है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी थी? तो भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर जो समिति बना था वो था तारापुर समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न अब आपके सामने में है। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर मध्य रेलवे का जो हिस्सा है ये सब है, और ये जो ये कोटा मंडल नहीं है। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट होगा, कोटा मंडल नहीं है। वही पूछेगा कि पूर्वी मध्य रेलवे, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो एकमात्र बिहार में पूछेगा कि भारतीय रेल का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आपको बताना हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में है। हाजीपुर में है। कौन सा रेलवे? पूर्वी मध्य रेलवे। कौन है? आप कहीं रेलवे पर जब सफ़र करते हैं तो वहाँ पर लिखा था पूरे उड़े द पूरे। उड़े का मतलब होता है उत्तरी रेलवे, ऊ पूरे का मतलब होता है उत्तरी पूर्वी रेलवे, द पूरे का मतलब होता है दक्षिणी पूर्वी रेलवे। तो आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये जो है कस्टमर को जागरूक करने के लिए, ग्राहक को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। इसी के तहत कई नारा दिया गया था, जागो ग्राहक जागो, तो आप वो सब भी याद रख सकते हैं। चलिए 36 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। महाराष्ट्र में पोलो त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? जो महाराष्ट्र में पोलो त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पर बैल की पूजा की जाती है और बैल का रेस होता है यहाँ पर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए 37 नंबर का प्रश्न है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है कायांतरण। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। क्या हो जाएगा? कायांतरण हो जाएगा। चलिए 37 नंबर का प्रश्न अब हो गया। हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर की प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है 38 नंबर में प्रोटीन संश्लेषण होता है। हम सबको पता है कि मानव के शरीर में जो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? वो होता है राइबोसोम में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइबोसोम में। चलिए राइबोसोम से कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। वही पूछे प्रोटीन का खोज किसने किया था? तो मुल्डर ने किया था। किसने किया था? मुल्डर ने किया था। वही चलिए और ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या क्वेश्चन बनता है? इसे कोशिका का बिजली का घर या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और सी नंबर में ऑप्शन है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति पूछेगा किसका बना होता है? तो ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। तो आप ये सभी क्वेश्चन याद रख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। चलिए 39 नंबर का प्रश्न 39 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हम सबको पता है हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है वो कहलाता है लिंगामेंट। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिंगामेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्नायु। क्या कहते हैं? स्नायु। वही पूछे कि हड्डी से अस्थि को जो जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हड्डी और पेशी को जोड़ता है। यहाँ हड्डी से हड्डी तो पूछ नहीं रहा है जो लिंगामेंट होगा, यहाँ पूछ रहा है हड्डी को पेशी से जोड़ता है। वो कौन जोड़ता है? वो कंडरा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है। तो आप ये भी बात याद रखिएगा, यानी हड्डी को उपास्थि से ये जोड़ता है। चलिए 40 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। मानव पित्त जो एक
पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या है। तो मानव पित्त जो है, जो पीले हरे रंग का है, यह इसका प्रकृति पूछ रहा है कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, तटस्थ होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, ये आपको पूछ रहा है। तो भैया देखिए, मानव पित्त रस पूछेगा कहाँ से निकलता है, तो या पित्ताशय से। कहाँ से निकलता है, पित्ताशय से निकलता है। पूछेगा इसका प्रकृति कैसा होता है।